डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में आपको बताए थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाला गया था। दो फार्मूले आपको बताए गए थे, आपको याद होने चाहिए कि E इक्वल टू F/Q0। ठीक है, एक फार्मूला ये है डिस्चार्ज के कारण कि वैद्युत क्षेत्र में कोई स्रोत आवेश है तो अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो उस वैद्युत क्षेत्र में हम कोई टेस्ट चार्ज लाते हैं किसी बिंदु पर, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस सूत्र से हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, E इक्वल टू F/Q0। एक सूत्र और बताए थे कि दूरी उसकी स्थिति के अनुसार कि वेक्टर E इक्वल टू 1 या सीधे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन0 या एप्सिलॉन0 भी कह सकते हैं Q/R²। ठीक है, तो अगर स्रोत आवेश और दूरी मालूम है तो उस बिंदु पर हम क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। अगर दूरी नहीं दिया है, डिस्चार्ज दिया है, उस पर लगने वाला बल मालूम हो तो उस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर स्रोत आवेश धन आवेश है, ध्यान दीजिएगा, अगर स्रोत आवेश क्या है, धन आवेश है, स्रोत आवेश धन आवेश है, धन आवेश हो तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो तो वैद्युत क्षेत्र E की दिशा किधर होगी, स्रोत आवेश के बाहर, स्रोत आवेश से बाहर अर्थात दूर की ओर होगी। स्रोत आवेश से बाहर या दूर कह सकते हैं, दूर होगी। अगर ऋण आवेश है तो E की दिशा किधर होगी, स्रोत आवेश E की दिशा जो होगी आवेश की ओर होती है, अर्थात स्रोत आवेश की ओर होती है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई स्रोत आवेश है Q, ठीक है, और इससे R दूरी पर हम क्या कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। यहां पर कोई परीक्षण आवेश लाया गया है, तो अगर मान लीजिए ये स्रोत आवेश धन आवेश है तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, स्रोत आवेश से बाहर अर्थात दूर, इस दिशा में होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, अगर यहां पर स्रोत आवेश ऋणात्मक है तो इस पर यहां इससे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी किधर होगी, स्रोत आवेश की ओर होगी। ठीक है, E की दिशा धन आवेश के लिए स्रोत आवेश से बाहर की ओर, और ऋण आवेश, अगर स्रोत आवेश ऋणात्मक है तो इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होगी वो क्या होगी, स्रोत आवेश के ओर होगी, अर्थात अंदर की ओर होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको बता दिया गया था कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इनटू Q/R²। ठीक है, अगर उसकी पोजीशन नहीं दिया गया है, उसकी दूरी नहीं दिया गया है तो इस फार्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, वो तो क्वेश्चन के अनुसार आप सॉल्व कर सकते हैं कि E इक्वल टू F/Q0 और E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इनटू Q/R²। इस सूत्र से हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये केवल जैसे आपको बताया गया कि कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होता है, बिंदु आवेश के लिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई आवेशों का निकाय हो तो उस आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे ज्ञात करेंगे, वो आपको मालूम है कि स्रोत आवेश जो होता है वो बिंदु आवेश होता है, तो एक आवेश के कारण हम निकाल सकते हैं, फिर दूसरे आवेश के कारण निकालेंगे, फिर तीसरे के कारण निकालेंगे। मतलब जितना भी आवेश होगा उन आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो ये अध्यारोपण के सिद्धांत से हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो हेडिंग हमारा है अनेक बिंदु आवेशों के निकाय के कारण, अनेक बिंदु आवेशों के निकाय के कारण अनेक बिंदु आवेशों के निकाय के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अनेक बिंदु आवेशों के निकाय के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अध्यारोपण के सिद्धांत का क्या करती है, पालन करती है। ठीक है, तो अनेक बिंदु आवेशों के निकाय के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम किससे ज्ञात कर सकते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात कर सकते हैं, और यह अध्यारोपण के सिद्धांत का क्या करती है, पालन करती है। अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से या कह सकते हैं यह अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करती है। ठीक है, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है कि अनेक आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा कि अनेक आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई निकाय है, जैसे मान लीजिए कोई निकाय है, इस पर बहुत से आवेश यहां पर होंगे। ठीक है, तो बहुत से आवेश होंगे, तो इन सभी आवेशों के कारण यहां इससे किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो क्या होगा कि अनेक आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर सभी आवेशों द्वारा उत्पन्न अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग की क्या होती है, बराबर होती है। अनेक आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर सभी आवेशों द्वारा उत्पन्न अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। ठीक है, जैसे सपोज कर लीजिए कि कोई निकाय है, ये बहुत से आवेश इस पर उपस्थित हैं। ठीक है, तो इससे मान लीजिए यहाँ r दूरी पर हमें क्या करना है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो इस निकाय के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। निकाय कई आवेशों, इस निकाय पर बहुत से आवेश हैं, तो क्या करेंगे हम, ये बिंदु आवेश, ये भी बिंदु आवेश, ये भी बिंदु आवेश, तो इकट्ठा तो हम ज्ञात करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत लागू करेंगे। तो इस आवेश के कारण यहाँ पर क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो मान लीजिए यहाँ से इसकी दूरी r1 है, तो इसकी दिशा इस दिशा में हो जाएगी। ठीक, इस आवेश के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, इसकी दिशा ये हो जाएगी। ठीक, इस आवेश के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, इसकी दिशा ये हो जाएगी। ठीक है, इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E3 मान लिया गया, और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E4 मान लिया गया, और इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E5 हो गया। इसी तरह इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, E6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह। तो इस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी कि सभी आवेशों द्वारा इस बिंदु पर उत्पन्न अलग अलग क्षेत्र की तीव्रताओं की सदिश योग की क्या होता है, बराबर होता है। तो इस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो हो जाएगा E = E1 + E2 + E3 + E4 + E5, मतलब जितना भी निकाय दिया होगा उन सभी आवेशों द्वारा उस बिंदु पर अलग अलग उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रताओं के योग की क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कि अनेक आवेशों के निकाय के कारण, अनेक आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनेक आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर
उस बिंदु पर सभी आवेशों द्वारा, उस बिंदु पर सभी आवेशों द्वारा उत्पन्न, सभी आवेशों द्वारा उत्पन्न अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के, अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होते। ये अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। तो मान लीजिए किसी बिंदु पर भिन्न भिन्न आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E1, वेक्टर E2, वेक्टर E3 है, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं किसी बिंदु पर भिन्न भिन्न आवेशों के कारण, उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रताएं, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः वेक्टर E1, वेक्टर E2, वेक्टर E3, वेक्टर E4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो भिन्न भिन्न आवेश हैं, तो एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, दूसरे आवेश के कारण उसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, तीसरे आवेश के कारण उसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E3, चौथे आवेश के कारण उसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E4, इसी तरह क्रम से है वेक्टर E1, वेक्टर E2, वेक्टर E3 हो तो उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर वेक्टर E सदिश योग के बराबर होगा। तो वेक्टर E बराबर क्या होगा, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस वेक्टर E4 प्लस एंड सो ऑन। ये अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अगर कोई निकाय कई आवेशों से मिलकर बना हुआ है तो उन सभी आवेशों के कारण किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, उन आवेशों के द्वारा उस बिंदु पर अलग अलग उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की सदिश योग की क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो ये अध्यारोपण का क्या है, सिद्धांत है, ठीक है। आपको ये भी बताए थे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है स्रोत आवेश पर निर्भर करती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, स्रोत आवेश पर निर्भर करती है, परीक्षण आवेश पर निर्भर या परीक्षण आवेश की परिमाण पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। और बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E है, E इक्वल टू क्या, E प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1/r², अर्थात दूरी के वर्ग की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब आइए कुछ आंकिक प्रश्न कर लेते हैं इस पर। इस फार्मूले पर दो फार्मूला आपको बताया गया, E इक्वल टू F1Q0 और दूसरा फार्मूला आपको बताया गया E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r², जहां Q क्या है, स्रोत आवेश है, R क्या है, स्रोत आवेश से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है, ठीक है। तो आइए कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल्स है, आंकिक प्रश्न पहला है, एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के
वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए, गणना कीजिए। ये प्रश्न है। सॉल्यूशन इसका क्या करना है, एक अल्फा कण है। अल्फा कण के बारे में जानते हैं। अल्फा कण क्या होता है, हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। हीलियम परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया जाए, जो परमाणु समूह शेष बचता है उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं। ठीक है, तो अल्फा कण पर जैसे अल्फा कण क्या होगा 2He4। ठीक है, अब इसमें से इलेक्ट्रॉनों को हम क्या करते हैं, निकाल दें। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इस पर क्या होगा, 2 आवेश आएगा, अर्थात 2 धन आवेश आएगा। तो अल्फा कण पर जो आवेश होता है, अल्फा कण पर आवेश कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर धन आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉनों पर क्या होगा, 2 से गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा 3.2 × 10⁻19 कूलम। इतना धन आवेश होता। तो Q का मान कितना आ गया, 3.2 × 10⁻19 कूलम Q का मान हुआ। और दिया 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E है, E का मान दिया है 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, तो उस पर लगने वाले बल की, वैद्युत बल की गणना करना, तो F हमें मालूम करना। तो देख रहे हैं कि Q दिया है, E दिया है, F मालूम करना है। तो फार्मूला आपको बताया है, F = QE आपको बताया गया है। तो F का मान Q का मान कितना है, 3.2 × 10⁻19 और E का मान है 15 × 10⁴। गुणा कर लीजिए इसको, इसका गुणा कर लेंगे, जो आएगा वो क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो गुणा कीजिए, 15 का गुणा 3.2 में, 15 दूनी 30। ठीक है, 0 हो जाएगा, 3 बचेगा, 15 × 3 = 45, 3 = 48, ये 480 आ गया। 3.2 है तो यहाँ दशमलव लगा दिए, गुणे 10⁻⁻19, यहाँ 10⁴। आधार समान है तो गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, लेकिन विपरीत चिन्ह होने के नाते घट जाएंगे। तो 19 में से 4 गए, कितना आ गया, 19 में से 4 गए, कितना आया, हो जाएगा -15। ठीक है, तो 48 × 10⁻15 हुआ। अब इसको मानक रूप में रखेंगे, इतना न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम मानक रूप में रखेंगे, दशमलव एक अंक बाईं ओर खिसकाएंगे तो हो जाएगा 4.8 × 10⁻⁴। तो एक इसमें जुड़ जाएगा, तो -15 + 1 कितना हो जाएगा, -14 न्यूटन। ये F हो गया, ये आंसर हुआ। इस पर लगने वाले बल का मान कितना होगा, 4.8 × 10⁻14 न्यूटन। ठीक है, इसी क्रम में हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इस पर न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण निर्वात में 1.0 मीटर की दूरी पर, 1.0 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, E का मान दिया है
इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो दिया हो या ना दिया हो तो ई का मान तो रहेगा ही। सोल्यूशन देखिए, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है Q का मान कितना दिया है? Q का मान दिया है 1.6 × 10⁻19 कूलम। आवेश का मान दिया इलेक्ट्रॉन पर आवेश। निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, दूरी दिया है 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ये मालूम करना है। अब यहाँ देखिए इसकी पोजीशन दिया है, स्रोत आवेश दिया है, उससे r दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो फार्मूला होता है E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/r²। ठीक, अब यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है कितना होता है? 9 × 10⁹ होता है। तो हो जाएगा 9 × 10⁹ गुणे Q का मान कितना है? 1.6 × 10⁻19 अपॉन R की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा, ठीक है। तो इसका हम गुणा करेंगे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 9 × 10⁹ गुणे 1.6 × 10⁻19। अब 1.6 का गुणा 9 में करेंगे, 16 9 होता है 144। यहाँ एक अंक पहले दशमलव, तो एक अंक पहले दशमलव लगा दिया गया, गुणे 10 की घात, यहाँ 9 है 10 की घात -19 है। आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ेंगे, इसका घात पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, तो विपरीत चिन्ह होने के नाते घट जाएगा। तो 19 में से 9 गए कितना आ गया? 10। 19 ज्यादा, इसलिए इसका चिन्ह लगेगा तो -10 हो जाएगा। तो -10 मात्रक जरूर लिखेंगे, न्यूटन प्रति कूलम, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो उसकी इकाई क्या होती है? न्यूटन प्रति कूलम होते हैं। अब पॉइंट को एक अंक और इधर हम खिसकाना चाह रहे हैं, मानक रूप में लाना चाह रहे हैं, तो 1.44 × 10⁻, एक अंक दशमलव बाईं ओर खिसका, तो एक इसमें हम क्या करेंगे? घात में जोड़ देंगे, तो -10 + 1 कितना हो जाएगा? -9 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुआ, ये सोल्यूशन हो गया इसका। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा? 1.44 × 10⁻9 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश से एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलम, 450 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो आवेश का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना हमें? आवेश का मान ज्ञात करना। ठीक है, सोल्यूशन इसका देखिए, जो जो दिया पहले नोट कर लीजिए। कह रहा एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर, तो 1 मीटर की दूरी है तो आर का मान कितना है? 1 मीटर हो गया। ठीक, दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे दिखाते हैं? ई से। ई का मान कितना दिया है? 450 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, तो आवेश का मान ज्ञात करना, आवेश मतलब क्यू का मान ज्ञात करना। तो सूत्र आप जानते हैं, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ई का मान दिया है, ई का मान कितना है 450, तो ई के स्थान पर हमने 450 रख दिया। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 गुणे 10 की घात 9। कितना होता है 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे क्यू। क्यू का मान हमें मालूम करना है तो क्यू ही रख देंगे। आर का मान कितना है, आर का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर ये हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 450 बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे क्यू। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 से भाग देंगे वही आएगा। तो यहां से क्यू बराबर क्या होगा, क्यू बराबर आ जाएगा 450 बटे 9 गुणे 10 की घात 9। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे कितना होगा, देखिए 9 से 450 कट जाएगा, 9 पचे 45, 50 10 की घात 9 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा 10 की घात -9 हो जाएगा। ठीक है, तो Q बराबर यहां से 0 हटेगा तो 1 इसमें जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 10 की घात 1 जुड़ेगा तो यहां से तो हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात -8 कूलम। आवेश का मान कितना है 5 गुणे 10 की घात -8 कूलम इतना आवेश है। ठीक है, इसी तरह एक क्वेश्चन और है, हाइड्रोजन के नाभिक के कारण, हाइड्रोजन के नाभिक के कारण, हाइड्रोजन के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, गणना कीजिए। ठीक है, गणना करना, सॉल्यूशन इसका देखिए। अब यहां आपको देखना कह रहा हाइड्रोजन के नाभिक, हाइड्रोजन का नाभिक, इसके नाभिक में एक प्रोटॉन होता है एक न्यूट्रॉन होता है, तो इसका नाभिक धनावेशित होगा किसके कारण, प्रोटॉनों के कारण। ठीक है, किसके कारण, प्रोटॉन के कारण। तो एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, जैसे ये हाइड्रोजन का नाभिक हो गया, ठीक है, तो नाभिक हुआ तो इससे कितने एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर किसी बिंदु पर क्या करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना। ठीक है, तो यहां पर जो आवेश का मान होगा Q का मान, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक प्रोटॉन पर क्या होता है, धन आवेश होता है। कितना धन आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का धन आवेश होता है। ठीक है, तो यहां पर आवेश का मान जो हो जाएगा Q का मान क्या होगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, हाइड्रोजन की नाभिक की बात कर रहा है तो नाभिक में एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो नाभिक का जो धनावेश होगा किसके कारण होगा, प्रोटॉन के कारण होगा। और प्रोटॉन पर एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का धनावेश होता है। तो आवेश Q का मान इतना हो गया 1.6 × 10⁻⁹ कूलम हुआ। कह रहा उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, तो इस आवेश से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर R का मान कितना हुआ 1 एंगस्ट्रॉम हुआ। एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में बदल देंगे तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, तो इसको मीटर में बदल दिया गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है तो ये मालूम करना है। ठीक है, तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q का मान कितना 1.6 × 10⁻⁹ अपॉन R की वैल्यू 10⁻10, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए।
ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 बटे 10 की घात -10 का स्क्वायर। तो 10 की घात -10 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 10 की घात -20, 10 की घात -20। इसको अंश में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1.6 का गुणा 9 में करेंगे 16 9 144, तो ये हो जाएगा 144 हुआ। अब यहाँ एक अंक पहले दशमलव लगा हुआ तो एक अंक पहले दशमलव लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए 10 की घात 9, यहाँ 10 की घात -19, इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा गुणे 10 की घात आ जाएगा -10। अब ये देखिए 10 की घात -20 को अंश में ले जाएंगे तो क्या होगा 10 की घात +20 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ 10 की घात -10, यहाँ 10 की घात 20, आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ेंगी लेकिन घात का चिन्ह विपरीत है तो घट जाएगा। तो 20 में से 10 के कितना आ गया 10, तो 10 की घात -10 हुआ, ये हो गया 14.4। तो कितना आ गया 14.4 गुणे 10 की घात -10। अब इसमें दशमलव एक अंक हम किधर खिसकाएंगे बाईं ओर खिसकाएंगे, तो बाईं ओर खिसकाएंगे क्या हो जाएगा एक जुड़ जाएगा इसमें, तो हो जाएगा 1.44 गुणे 10 की घात -10 प्लस 1, तो हो जाएगा 1.44 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। इतना न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, इसी तरह एक क्वेश्चन और है, हो दे रहे इसको। एक क्वेश्चन और, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत क्षेत्र में +5 माइक्रोकूलम आवेश पर +5 माइक्रोकूलम आवेश पर 1 मिली न्यूटन बल कार्य करता है, 1 मिली न्यूटन बल कार्य करता है, ठीक है। आवेश की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा, ठीक है। क्या कर रहा है, किसी वैद्युत क्षेत्र में +5 माइक्रोकूलम आवेश पर, मतलब आवेश की मात्रा कितना है +5 माइक्रोकूलम है, 1 मिली न्यूटन बल कार्य कर रहा है, बल भी दिया है। तो आवेश की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण हमें ज्ञात करना है। तो Q का मान दिया है 5 माइक्रोकूलम, तो माइक्रोकूलम को कूलम में बदलेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक। बल का मान कितना दिया है 1 मिली न्यूटन, मिली न्यूटन को क्या करेंगे न्यूटन में बदलेंगे तो हो जाएगा मिली 10 की घात -3 होता है, तो 10 की घात -3 न्यूटन। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करना, ये मालूम करना। तो सूत्र आप जानते हैं E = F/Q होता है, तो F की वैल्यू रख दीजिए और Q की वैल्यू रख दीजिए। तो रखिए क्या होगा, F का मान कितना है 5 इंटू 10⁻⁻6, F का मान है 10 की घात -3
Q का मान है 5 इंटू 10⁻�6। ठीक है, अब इसको 10 की घात -6 को ऊपर ले जाएंगे तो 1/5 गुणे 10 की घात, यहाँ -3 ऊपर जाएगा +6 होगा तो क्या हो जाएगा 10 की घात 3 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 10 की घात 3। अब इसको एक 0 यहां कर देंगे तो एक घात कम हो जाएगा तो 10/5 गुणे 10 की घात 2, इससे कट गया, कितना आ गया 2 गुणे 10 की घात 2, 2 गुणे 10 की घात 2 न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। तो इस तरह हम इन दोनों फार्मूलों पर कुछ आंकिक प्रश्न हमने किया और बुक से आप लोग कुछ आंकिक प्रश्न आप अपने तरफ से कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये फार्मूले याद होने चाहिए आपको कि E = F/Q0 और E = 1/4πε0 × Q/R²। ठीक है, और इसमें दिशा भी आपको जानना बहुत जरूरी है कि धन आवेश पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, बल की दिशा में होगी, या कह सकते हैं कि स्रोत आवेश अगर धनात्मक है तो उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, स्रोत आवेश से दूर अर्थात बाहर की ओर होगी। अगर स्रोत आवेश ऋणात्मक है तो उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होगी वो क्या होगी, स्रोत आवेश की ओर होगी। ठीक है, अर्थात उस पर लगने वाले बल की दिशा के विपरीत होगी। ठीक है, तो अगर आवेश धनात्मक है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा, बल की दिशा में होगा, या उस पर लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। और अगर ऋण आवेश है तो बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। ये 2 पॉइंट्स है, तो इसका आप न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद अगला टॉपिक हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वैद्युत द्विध्रुव, उससे आप प्रश्न एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव हुआ, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, उसका मात्रक विमा। ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना रहता है। तो इसमें से प्रश्न बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत कार्य से हमको पढ़ना है। तो ये टॉपिक हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।